हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं हाउ टू सिंप्लीफाई द गिवन रैशनल फंक्शन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। इससे पहले हम लोगों ने दो केसेस लर्न किए। तो पहले केस क्या थी, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर्स। सेकंड केस क्या थी, लीनियर एंड रिपीटेड फैक्टर्स। अभी के केस में केस थर्ड क्या दिया है, नॉन लीनियर एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर्स। ये जो भी फैक्टर्स टर्म बोल रहा हूँ तो उसके लिए हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को ही चेक करना होता है। लीनियर फैक्टर यानी कि ऐसे टर्म रहेंगे जो अगर ब्रैकेट के अंदर आते हैं वहाँ पर आए हुए वेरिएबल की पावर कैसे होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। क्योंकि फंक्शन हमेशा कभी कभी एक्स वेरिएबल में हो सकता है, कभी टी वेरिएबल में हो सकता है, या फिर कभी एस वेरिएबल में हो सकता है। तो लीनियर फैक्टर किसको कहेंगे, अगर ब्रैकेट के अंदर आया हुआ कोई भी अगर वेरिएबल है तो उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो इस वाले केस में डिनोमिनेटर में क्या आया है, x+1 आया है। पावर में x के पावर में कुछ नहीं है, मतलब वो कितना क्या क्या हो जाएगा, वो बाय डिफॉल्ट 1 हो जाएगा। तो इस फैक्टर को क्या कहेंगे हम लोग, लीनियर फैक्टर कहेंगे। इतना क्लियर हो गया। लेकिन x+1 ये जो फैक्टर है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स रिपीट हो गया, यानी कि ये इसका एग्जाम्पल हो गया, लीनियर और रिपीटेड फैक्टर्स का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, देखो लीनियर और रिपीटेड फैक्टर्स का ये एग्जाम्पल हो गया जो कि हम लोगों ने केस 2 में लर्न किया था। ठीक है, उसके बाद जो नया सीख रहे हैं हम लोग अभी यहाँ पे सीख रहे हैं, वो नया वाला पार्ट क्या है, x² + 4। इस फैक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन लीनियर कहेंगे। क्यों, क्योंकि देखो ये वाले ब्रैकेट के अंदर x की पावर कितनी है, 2 है, राइट। और क्या इसके फैक्टर पढ़ते हैं क्या, नहीं पढ़ते। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नॉन लीनियर फैक्टर है और ये इरिड्यूसिबल पे, और ये x² + 4 ये फैक्टर रिपीट नहीं हुआ, तो इसके कारण इसको क्या हम लोग बोल रहे हैं, नॉन लीनियर फैक्टर है और ये नॉन रिपीटेड है। ठीक है, साथ साथ में ये इरिड्यूसिबल भी है। अगर इसके फैक्टर कब पढ़ते थे, इरिड्यूसिबल यानी कि इसके फैक्टर नहीं पढ़ते थे। अगर ये प्लस की जगह पे माइनस होता था तो x² - 4 यानी कि x² - 2² हम लोग लिख सकते थे। तो x² - 2² का फर्दर सिंप्लीफिकेशन कैसे होता था, x+2 x-2। तो फिर वो दोनों फैक्टर्स कैसे हो जाते थे, ब्रैकेट में आए हुए x+2 और x-2 लीनियर फैक्टर होते थे, तब केस अलग हो जाती थी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर प्लस साइन होने के कारण इसके फैक्टर नहीं पड़ते, रियल रूट्स, सॉरी इसके रियल रूट्स नहीं आते। इमेजिनरी रूट्स तो आ जाएंगे लेकिन रियल रूट्स की बात हुई है। ठीक है, तो रियल रूट्स नहीं आते, इसके कारण इसको क्या करें हम लोग, इरिड्यूसिबल फैक्टर कहेंगे इसके। ठीक है, ये इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो लीनियर फैक्टर अगर होते हैं और रिपीटेड होते हैं तो हम लोगों को उसका सिंप्लीफिकेशन कैसे स्टार्ट करना होता है ये तो पता होता है। और इतना भी एक पॉइंट याद रखो, रैशनल फंक्शन है तो उसका सिंप्लीफिकेशन कब पॉसिबल होगा, व्हेन दैट पर्टिकुलर रैशनल फंक्शन इज प्रॉपर। प्रॉपर कब होता है रैशनल फंक्शन, जब न्यूमरेटर में आए हुए एक वेरिएबल की मैक्सिमम पावर डिनोमिनेटर से आए हुए वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर से कैसे रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में x की पावर कितनी है, मैक्स टू मैक्स 2 है, और नीचे x की पावर मैक्स टू मैक्स कितनी है देखते हैं। x+1 को अगर मैं एक्सपांड कर देता तो पहला टर्म क्या आ जाएगा, x²। वो आया हुआ x² इस x² के साथ इंटू होता है तो क्या पावर कितनी रहेगी डिनोमिनेटर में, x⁴, यानी कि ऊपर x की पावर 2 है और नीचे x की पावर 4 हो जाएगी ना, मैक्स टू मैक्स। इसके कारण इस फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर फंक्शन कहेंगे या फिर प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहेंगे। प्रॉपर फंक्शन का या फिर प्रॉपर रैशनल फंक्शन का ही पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से आगे का सिंप्लीफिकेशन करना पॉसिबल होता है, तो वो इस केस में वो पॉसिबल हो जाएगा। फंक्शन को इम्प्रॉपर कब कहते हैं, जब न्यूमरेटर में आए हुए वेरिएबल की पावर डिनोमिनेटर्स के आए हुए वेरिएबल से इक्वल है या फिर उससे ज़्यादा है, तो उस केस में फंक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, इम्प्रॉपर कहेंगे। तो ऐसे केस में इम्प्रॉपर फंक्शन को पहले प्रॉपर फंक्शन बनाना होता है। प्रॉपर फंक्शन बनाने के बाद जो प्रॉपर फंक्शन का पार्ट हो जाता है ना, उसी का हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर टू प्रॉपर फंक्शन बनाने के लिए क्या करना होता है, हमें डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर वाले फंक्शन को डिवाइड करना होता है और उसको क्वोशंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर इस फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अभी के लिए इस क्वेश्चन के हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को हम लोग लेफ्ट साइड में एक बार फिर से लिख देंगे, दैट इज देखो x² - x लिखा, अपॉन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो लिख दूंगा मैं, x+1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा, x² + 4 आ जाएगा। इतना क्लियर है। इतना तो पार्ट वो ये वाला पता है आप लोगों को, x+1 का होल स्क्वायर रहेगा, ये कैसा लीनियर फैक्टर है और रिपीट भी हुआ, तो उसके कारण लीनियर फैक्टर क्या है, x+1। क्या कहा, लीनियर फैक्टर क्या है, x+1। तो उसके कारण ऊपर एक कांस्टेंट आ जाएगा, ए अपॉन हम लोग नीचे लिखेंगे x+1 लिखेंगे। इसके बाद ये कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है ना, तो उसके कारण और एक कांस्टेंट आ जाएगा, उसको हम लोग नेमिंग करेंगे b। तो क्या लिखेंगे, b अपॉन x+1 का होल स्क्वायर, रिपीट होने के कारण। अभी देखो प्लस दे दिया, वापस प्लस ही देना बीच बीच में। x² + 4 ये इरिड्यूसिबल फैक्टर है, इसके फैक्टर नहीं पड़ते, और ये नॉन लीनियर भी है। x की पावर कितनी है, 2 है, x की पावर स्क्वायर है 2 है, इसके कारण
इसके साथ दो कांस्टेंट जुड़ेंगे और जो दो कांस्टेंट जुड़ेंगे वो न्यूमरेटर में इस तरीके से लिखने होंगे। देखो ऊपर क्या लिखा मैंने, सी एक्स प्लस डी, एक्स वेरिएबल के अंदर ये फंक्शन आया ना, तो ये सी के बाजू में, सी इस कांस्टेंट के बाजू में एक्स लिखना होगा और प्लस डी। इसी तरीके से हमेशा हमें लिखना होगा इफ़ द फैक्टर इज इरिड्यूसिबल और या फिर नॉन लीनियर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर वो नॉन रिपीटेड है तो ही ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये एज इट इज लिखेंगे। इसके बाद वाले स्टेप पे देखो क्या करना होगा यहाँ पे। देखो इतना लिखने के बाद अभी मैं एक इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ पर भी एक सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ पर भी एक सर्कल ड्रॉ किया और यहाँ पर भी सबके साइड में मैंने सर्कल ड्रॉ किया। थ्रू आउट राइट साइड में मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। तो उस सर्कल में हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाला कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस करेंगे। क्या कहा, इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाला ये कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस किया जाएगा इस इमेजिनरी ड्रॉ किए हुए सर्कल में। तो इमेजिनरी ड्रॉ किए सर्कल में लेफ्ट साइड का अगर मैं कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस कर देता हूँ तो वो कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, ओनली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बचेगा। इक्वल टू ए के साइड में या फिर ए की बाजू में मल्टीपल में क्या लिखना होगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 2 बार है तो 1 टाइम्स वाला कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस 1 वो एक टाइम बचेगा ना, एक्स प्लस 1 लिखा, उसके बाजू में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ होगा। प्लस बी के साइड में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल होकर बी के साइड में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा सिंपली। नेक्स्ट स्टेप में देखो, प्लस सी एक्स प्लस डी के साइड में एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये टर्म कैंसिल होकर क्या बचेगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। देखो सी एक्स प्लस डी के साइड में क्या आएगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया होगा। अभी क्या करना है हमें, ए बी सी डी इन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। ए बी सी डी इन कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम लोग निकाल देते तो इस पहले वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी कि ये जो भी राइट साइड में मिलेगा ए बी सी और डी की वैल्यू पुट करने के बाद वही क्या होगा, हमारा सिंप्लीफिकेशन होगा। किसके लिए, ये जो रैशनल फंक्शन दिया है उसके लिए। इतना क्लियर हो गया। तो ए बी सी डी कॉन्स्टेंट कैसे निकालेंगे, देखो अगर मैं इस इक्वेशन के राइट साइड वाले पार्ट को अगर मैं ऑब्जर्व कर देता हूँ तो ऑब्जर्वेशन करने पर मुझे क्या पता चल जाता है, इफ़ आई सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू -1। क्या कहा, इफ़ आई सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू -1 तो कौन सा वाला टर्म जीरो हो जाएगा, देखो ये वाला पार्ट कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। इफ़ आई सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू -1 कैसे, x की जगह पे -1 है, -1 + 1 0, तो ये सारा टर्म जीरो। यहाँ पर x की जगह पे -1 है, -1 + 1 0, तो ये c और d ये पूरा सारा सी डी जो कांस्टेंट जहाँ पर है ना, यो भी टर्म जीरो हो जाएगा। क्या बचेगा, ओनली बी बचेगा, यानी कि बी की वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग वही पुट कर देंगे। तो देखो x -1 पुट करना होगा लेफ्ट साइड में भी, -1 का स्क्वायर कितना होगा, +1, ये +1 लिखा, माइनस एक्स की वैल्यू -1 है, ये लेफ्ट साइड में -1 लिखा, इज इक्वल टू ये अंडरलाइन जीरो वाला हो रहा है और ये वाला अंडरलाइन वाला पार्ट भी जीरो हो रहा है। x की जगह पे -1 है, -1 का स्क्वायर +1, +1 + 4 5, राइट साइड में क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। ठीक है, ये कितना होगा लेफ्ट साइड में 2 और ये क्या होगा 5 ही, ये लिखा हमने 2 लिखा। तो b की वैल्यू कितनी हो रही है, b की वैल्यू बन गई 2/5। इतना आया समझ में। चलो ये x इज इक्वल टू -1 पुट करने पर b की वैल्यू कितनी बनी, 2/5 बनी। अभी हम लोग x की वैल्यू 0 ले लेते हैं। क्या कहा, x की वैल्यू मैं 0 ले लेता हूँ। पुट x की वैल्यू 0 लेने पर क्या फ़र्क पड़ेगा देखते हैं। x इज इक्वल टू 0 कर दिया, x 0 है, 0 + 1 1 रहेगा, 0 है, x की वैल्यू 0 + 4 4 रहेगा, 4 × 1 4 रहेगा, ये बाजू में a आ जाएगा। तो इधर क्या लिखूंगा मैं, 4a। x 0 है तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, 0 ही आएगा। x की वैल्यू 0, 0 + 1 1, 0 + 4 4, 4 × 1 4 और साइड में a था। b की वैल्यू आई हुई है कितनी, 2/5, मैं लिख देता हूँ। b की वैल्यू आई हुई 2/5, ये वैल्यू लिखा हम लोगों ने। x 0 है, बाजू में क्या रहेगा, ये 4 होगा। इतना क्लियर होगा। प्लस x की वैल्यू 0 है, यानी कि क्या, ये c चला जाएगा। x की वैल्यू 0 है, 0 + 1 1, 1 स्क्वायर 1 होता है, साइड में d रहेगा। इतना आया समझ में। साइड में क्या रहेगा, ये d की वैल्यू होगी। b की वैल्यू पुट की है हम लोगों ने, c 0 हो गया x की वैल्यू 1 होने के कारण। नहीं, इतना समझा होगा। इस वाले इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, ये कितना है, ये 8/5 हो जाएगा ना, ये 8/5 लिखा हुआ लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8/5, -8/5 इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा, 4a + d। इतना समझ में आ रहा है। इसको हम लोग एक इक्वेशन में लिख देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। इतना समझा। नेक्स्ट स्टेप में देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं हम लोग, x की वैल्यू -1 लेके हो गई, x की वैल्यू 0 लेके हो गई, x की वैल्यू 1 लेके देखता हूँ। पुट x इज इक्वल टू कितना लिखा, 1 कर दिया हम लोगों ने। अभी x इज इक्वल टू 1 करने पर चेंजेस क्या हो जाएंगे, ये इक्वेशन आपके सामने है ऊपर। अभी भी x की वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर 1, 1 - 1 लेफ्ट साइड में आएगा 0,
नीचे लिख देता हूँ ये साइड पे, या फिर ऊपर लिख देता हूँ पुट x इक्वल टू 1, यहाँ पे नहीं, ठीक है। एक पुट x इक्वल टू 1 लिखने के बाद जो चेंजेस हो रहे हैं वो नीचे लिखूंगा मैं। ये दोनों जीरो हो गए, लेफ्ट साइड में जीरो हो गया, 1 स्क्वायर 1, 1 माइनस प्लस 1 लिया था ना x, तो ये 1 माइनस 1 जीरो हो गया। x की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 2, 1 स्क्वायर 1, 1 प्लस 4 5, 5 इंटू 2 10, 10a रहेगा इक्वल टू 10a। b की वैल्यू कितनी थी 2/5 प्लस 2/5, x 1 लिया था, 1 स्क्वायर 1 होता है, ये कितना हो जाएगा 5b, यानी ये 2/5 इंटू 5, ठीक है, प्लस c आएगा, अभी x की वैल्यू 1 ली थी, c प्लस डी रहेगा ब्रैकेट में, c प्लस डी रहेगा ब्रैकेट में, 1 था, 1 प्लस 1 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर कितना होता है 4 होता है ना, तो यहाँ पर क्या लिखा 4 लिखा, 2 स्क्वायर की वैल्यू 4 लिख दी। इतना क्लियर है। देखो यहाँ से ये 4 और ये 4, सॉरी ये 5 और 5 कैंसिल, 2 बचेगा ओनली, आया हुआ 2 कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा, लेफ्ट साइड में जाता है तो -2, राइट साइड में क्या क्या बचेगा 10a प्लस 5c प्लस 5d। इतना समझ में आ रहा है। ये c के साथ ये 4 इंटू किया था ना, तो यहाँ पर 4 आएगा, सॉरी, और ये d के साथ भी 4 इंटू किया तो यहाँ पर भी 4 आएगा, ठीक है। तो लास्ट वाले इक्वेशन में ये जो इक्वेशन लिखा उसको उससे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे थ्रू आउट, तो ये -1 हो जाएगा, ये 5a रहेगा प्लस 2c और ये 2d, ठीक है। इसको नंबर लिखा इक्वेशन 2। इतना समझ में आया होगा। इक्वेशन 1 में क्या एब्सेंट है, c एब्सेंट है, इक्वेशन 2 में a c d प्रेजेंट है। और एक कर देते हैं, पुट लिख देता हूँ मैं, पुट x इज इक्वल टू कितना लिख देता हूँ मैं 2 लिख दिया। क्या कहा, x इज इक्वल टू कितना लिखा 2 लिखा। तो सेम इक्वेशन में देखो x की वैल्यू कितनी लिखी जा रही है 2 लिखी जा रही है। 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 2, लेफ्ट साइड में कितना आएगा 2 आएगा, 2 स्क्वायर की वैल्यू 4, 4 माइनस 2 कितना होगा 2 होगा, तो लेफ्ट साइड में x इज इक्वल टू 2 लिखने पर कितना लिखा हमने 2 लिखा। इतना क्लियर है। उतना हो जाने के बाद याद रखो x की वैल्यू कितनी ली थी 2 ली थी, 2 प्लस 1 कितना होगा 3 होगा, x की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 1 कितना होगा 3 होगा, x की वैल्यू 2 है, 2 स्क्वायर कितना होगा 4, 4 प्लस 4 8, 8 इंटू 3 24, 24a कितना 24a, क्योंकि x की वैल्यू हम लोगों ने 2 ली थी। इतना क्लियर हो रहा है। x की वैल्यू 2 ली थी, 2 प्लस 1 3, ये 3 है साइड में, 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, 8 3 24 साइड में। b की वैल्यू 2/5 आई हुई, लिख देता हूँ, b की वैल्यू 2/5 आई हुई लिखा यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखो, x की वैल्यू कितनी ली थी 2 स्क्वायर ली थी ना, 2 ली थी, तो 2 स्क्वायर कितना होगा 4, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, तो 2/5 के बाजू में क्या लिखना था हमें 8 लिखा। इतना समझा। उसके आगे फिर से प्लस है, ब्रैकेट होगा, cx था यानी कि 2c प्लस d था, राइट, ऐसा था ना। देखो x की वैल्यू 2 ली थी तो 2c प्लस d लिखा था। x की वैल्यू कितनी ली थी 2 ली थी, 2 प्लस 1 कितना होगा 3 होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा 9 लिखा। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब देखो 2 इज इक्वल टू 24a प्लस किया 8 टू द 16/5 हो जाएगा, 8 टू द 16/5 प्लस 2c इंटू 9 18c और प्लस क्या रहेगा 9d होगा, 9d। इतना क्लियर है। ये 16/5 लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 16/5 इज इक्वल टू 24a प्लस 18c प्लस 9d। इतना समझा। 2 माइनस 16/5 कितना होगा 10 माइनस 16 माइनस 6/5 हो जाएगा आंसर, -6/5 इज इक्वल टू 24a प्लस 18c और प्लस 9d, ठीक है। तो ये है ये देखो यहाँ से थ्रू आउट किसी को 9 होने के कारण थ्रू आउट ये हम लोग 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। इसको मैं लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। और देखो इक्वेशन नंबर 1 2 3 मिल गया है, जिसमें वेरिएबल कौन अननोन है a c d अननोन है। बी तो आ चुका था ना, ये अंडरलाइन कर दिया। इक्वेशन थर्ड को देखो, इक्वेशन थर्ड को अंडरलाइन किया, इक्वेशन 2 को अंडरलाइन किया। यहाँ पर a c d ऑर्डर है, यहाँ पर भी a c d ऑर्डर में है। इक्वेशन 1 को देखना, इक्वेशन 1 में कौन मिसिंग है, क्या कहा इक्वेशन 1 में कौन मिसिंग है, सी वाला मिसिंग है ना, और सी वाला टर्म मिसिंग है। यहाँ पर इक्वेशन तो बन रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 इक्वेशन दिख रहा है ना आप लोगों को, ये पहला वाला जो अंडरलाइन किया है, उसके बाद ये दूसरा इक्वेशन अंडरलाइन किया, और ये जो तीसरा इक्वेशन लास्ट में, उनको हम लोग क्या करेंगे साइमल्टेनियसली कैलसी से सॉल्व कर देंगे। और इस कैलसी से सॉल्व करने पर देखते हैं a c और d की वैल्यू
कितनी आ जाती है। ठीक है, तो उसको मैं कैलसी से अभी सॉल्व कर देता हूँ। देखो ये इक्वेशन सॉल्व करने पर x की वैल्यू यानी कि x की जगह पे a है ना अपना, तो a की वैल्यू कितनी आती है -11/25। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं सॉल्विंग अबव इक्वेशंस वी गेट a की वैल्यू कितनी मिली मुझे -11/25। 11/25 c आएगा फिर बाद में ACD है, तो c की वैल्यू कितनी आएगी 11/25 11/25 और लास्ट में d की वैल्यू कितनी आती है 4/25 4/25। इतना क्लियर हो गया। ABCD की जो भी वैल्यू आई है तो हम लोग वहाँ पर पुट करेंगे। देखो जो पहला इक्वेशन लिखा था ना, इसको पहला नहीं लिख देता हूँ, इसको A लिख देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन A लिख देता हूँ कैपिटल लेटर पे, क्योंकि 1 2 3 4 में 1 यूज़ हुआ ना, तो वहाँ पर भी ऊपर 1 लिखा था, तो 2 बार 1 लिखना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। तो x² - x अपॉन x+1 का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में x² + 4 ये जो भी है, तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ करने पर हमें ABCD की वैल्यू मिली, तो वही ABCD की वैल्यू मुझे वहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो फाइनल आंसर कैसा होगा देखो, सिर्फ इक्वेशन ए में यानी कि ये जो इक्वेशन ए था उसमें ABCD की वैल्यू पुट कर देनी है। लेफ्ट साइड का क्वेश्चन एज इट इज लिखना होगा, यानी कि हम लोग लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे x² - x लिखा अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में x⁻² + 4 इज इक्वल टू a की वैल्यू। देखो a की वैल्यू कितनी आई थी, a की वैल्यू कितनी आई थी लास्ट में -11/25 ना, तो a लिखूँगा -11/25 अपॉन में क्या लिखेंगे x+1। b की वैल्यू कितनी आई थी 2/5 आई थी राइट, प्लस 2/5 x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप प्लस c की वैल्यू कितनी है 11/25 ना, और d की वैल्यू 4/25। c की वैल्यू 11/25 x और d की वैल्यू 4/25 अपॉन में क्या रहेगा इसके x² + 4 रहेगा। क्या कर दिया a b c और d की वैल्यू पुट कर दी, बस इतना ही करना था। इसके आगे अगर एक स्टेप हमें करनी है तो वो हम लोग कर सकते हैं क्या 1/25 को थ्रू आउट बाहर ले सकते हैं। क्या कहा 1/25 को थ्रू आउट बाहर ले सकते हैं, या फिर नहीं भी लिया तो भी चलेगा, ये सिर्फ कांस्टेंट को आगे ले लेते हैं। यानी कि देखो ऊपर ऐसा होगा -11/25 नीचे ले लिया x+1 प्लस ये स्टेप में क्या करेंगे 2 ऊपर रखा, ये 5 बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर रहेगा x+1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 11x + 4 बेस देखो 25 ना ऊपर बेस सेम है, तो वो 25 कम्प्लीटली आउटसाइड ले लेते हैं बाहर। ऊपर क्या रहेगा 11x + 4 और अब ब्रैकेट में क्या रहेगा अपॉन में x² + 4 राउंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये है पार्शियल फ्रैक्शन सिंप्लीफिकेशन फॉर द गिवन फंक्शन x² - x अपॉन x+1 का होल स्क्वायर और x² + 4। इसके लिए इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। सेम कंसेप्ट के ऊपर अभी मैं दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। देखो क्वेश्चन इस तरीके से, क्वेश्चन में क्या लिखा है सिंप्लीफाई x/x³ + 1, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है राइट। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले क्वेश्चन तो लेफ्ट साइड में लिखेंगे x/x³ + 1। अभी 1 का स्क्वायर करते हैं तो भी हमें 1 मिलने वाला है, 1 का क्यूब किया तो भी हमें 1 मिलने वाला है, लेकिन जहाँ पर लेफ्ट साइड में x³ लिखा है ना तो आगे 1 है, तो मैं क्या करूँगा 1 का क्यूब ही कंसिडर कर देता हूँ। यानी कि उसी स्टेप को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे x/x³ + 1³ लिख देंगे। क्या कहा x³ + 1³ लिख दिया। तो x³ + 1³ जो दिख रहा है वो किसके जैसे दिख रहा है a³ + b³, और a³ + b³ का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक ब्रैकेट हमें x प्लस यानी कि x+1 लिखना होगा x+1, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x² - x+1 लिखेंगे। इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। देखो a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b लिखा जाता है और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा जाता है a² - ab + b लिखा जाता है। तो b 1 की जगह पे आया है, a + b यानी कि x+1, x² यानी कि a² - ab, b की जगह पे 1 है तो -x+1। ये फॉर्मूला क्लियर हुआ होगा। ठीक है, लास्ट वाला।
अभी इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है, ये वाले फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, इसी का मतलब ये जो अंडरलाइन किया है ना मैंने फंक्शन, उसी का पार्शियल फ्रैक्शन करना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। जिसमें हमें क्या पता चल रहा है, x+1 इज़ द लीनियर फैक्टर एंड x² - x+1 दिस फैक्टर इज नॉन लीनियर, यानी कि वहाँ पर x की पावर कितनी है, 2 है, और ये इरिड्यूसिबल भी, यानी कि इसके फैक्टर भी नहीं पड़ते। इसके कारण x² - x+1 ये जब पार्ट लिखेंगे उसके ऊपर में क्या आ जाएगा, दो कांस्टेंट मुझे लिखने होंगे। वो कांस्टेंट किस तरीके से लिखना है वो देखो, यहाँ पर लिख देते हैं, लेट इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना ही मतलब क्या, ये जो अंडरलाइन किया फंक्शन है ना लास्ट में, उसी का पार्शियल फ्रैक्शन करना हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिखेंगे, लेट x/x+1 ब्रैकेट आएगा यहाँ पर x² - x+1 आएगा ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, पार्शियल फ्रैक्शन करते वक्त क्या करना होगा, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को ही फोकस करना है। और इतना भी याद रखना कि पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ प्रॉपर फंक्शन का ही निकलता है। अभी ये वाला क्वेश्चन देखकर ही पता चल जाता है कि ये तो प्रॉपर फंक्शन है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में x की पावर 1 है और डिनोमिनेटर में x की पावर कितनी थी, 3 थी। ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालना पॉसिबल हो जाएगा। आगे थोड़ा सा हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई करके उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड अप्लाई कर रहे हैं। x+1 इज़ द लीनियर फैक्टर, उसके कारण उसके न्यूमरेटर में क्या आएगा, a आएगा, a/x+1 लिखेंगे, प्लस अभी डिनोमिनेटर में एक जो इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक यानी कि नॉन लीनियर जो इक्वेशन था, तो वो लिख दूंगा। वो क्या है, x² - x+1। लेकिन यहाँ पर x² होने के कारण जो उसके ऊपर कांस्टेंट लिखने वो इसी तरीके से लिखने होंगे, b जो कांस्टेंट लिया उसके बाजू में x प्लस क्या आएगा, c। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इतना हो जाने के बाद क्या करना रहता है, हमें यहाँ पर एक इमेजिनरी सर्कल लेना होता है। उस इमेजिनरी सर्कल में लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर पुट करना होता है, राइट। उस इमेजिनरी सर्कल में अगर मैं लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर पुट कर देता हूँ तो ये लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ओनली x। यहाँ पर a के साइड में क्या आ जाएगा, x² - x+1 हो जाएगा, और प्लस bx + c के इंटू में x² - x+1, ये ब्रैकेट कैंसिल होकर इसके इंटू में क्या रहेगा, ओनली x+1 रह जाएगा। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट साइड में का ये x एज इट इज़ a इंटू अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, a इंटू x² माइनस ax प्लस a इंटू 1 प्लस a प्लस bx इंटू x दैट इज bx² प्लस bx इंटू 1 bx प्लस cx लिखा और प्लस क्या कर दिया, c कर दिया। इतना क्लियर है। अभी देखो कॉमन पेयर हम लोग कंपेयर करेंगे। कॉमन पेयर कंपेयर करने से पहले यहाँ पर अंडरलाइन किया, यहाँ से अंडरलाइन किया, वहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है बाहर, x² बाहर आ रहा है ना, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, a + b, तो ये a + b लिख दिया और ब्रैकेट के बाहर लिखा x²। उसके बाद x² के बाद x वाले टर्म कहाँ पे देखो, -ax और प्लस bx और प्लस cx भी दिख रहा है ना, तो प्लस लिखा, ब्रैकेट डाला, -a लिखा, प्लस b लिखा, प्लस c लिखा, x कॉमन बाहर आ रहा है तो कॉमन बाहर x भी लिख दिया। ठीक हो, -ax था, प्लस bx था, प्लस cx था, इन तीनों टर्म से x बाहर आ रहा है तो x बाहर ले लिया, अंदर के टर्म एक दूसरे को एडिशन में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या लिखना है, हमें कांस्टेंट लिखना है। कांस्टेंट टर्म कौन सा है, ये a वाला जहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है साथ में, और ये लास्ट में c वाला, यानी कि लास्ट में कांस्टेंट क्या रहेगा अपना, a + c। तो ये a + c कांस्टेंट भी आ गया। अभी हम लोग कंपेयर करेंगे, लेफ्ट साइड में x² है क्या, लेफ्ट साइड में x² नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, a + b इक्वल टू क्या रहेगा, मस्ट बी इक्वल टू 0। बाय लिखा हम लोगों ने कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग या फिर इक्वेटिंग ऐसा भी बोल सकते हैं। तो a + b कितना मिलेगा हमें, a + b 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a = -b। इतना क्लियर है। सेकेंड वाला टर्म x का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, और राइट साइड में x का कोफिशिएंट क्या है, ये जो कांस्टेंट है -a + b + c, तो उसमें देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, -a + b + c = कितना लिखेंगे, ये 1 लिखेंगे, समझा, क्योंकि लेफ्ट साइड में x का कोफिशिएंट 1 है, तो ये 1 लिखा। जहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, जहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, -b, तो a की वैल्यू अगर मैं -b पुट कर देता हूँ तो ये माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, +b, वापस +b + c = कितना रहेगा, 1। तो ये कितना बन जाता, कैसे बन जाता है, ये इक्वेशन 2b + c = 1। इतना क्लियर है। ये इसको अंडरलाइन कर दिया। एंड लास्ट में a + c इज़ द कांस्टेंट लेफ्ट साइड में, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में कोई कांस्टेंट है ही नहीं, यानी कि क्या हो जाएगा, a + c = 0। ठीक है, a + c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब
ए प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, हो रहा है देखो इधर से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या फिर सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू माइनस ए हो जाएगी ना, क्या बोल कहाँ, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ए हो जाएगी। तो सी की वैल्यू माइनस ए मैं यहाँ पे पुट करूँगा ऊपर वाले इक्वेशन में, क्या होगा फिर वो 2b माइनस ए लिखा, सी की वैल्यू कितनी हुई, माइनस है ना, 2b माइनस ए लिखा इज इक्वल टू कितने लिखा, 1 लिखा। लेकिन ए का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, माइनस बी, ए का मतलब क्या है यहाँ पर माइनस बी, तो ए का मतलब क्या है माइनस बी, तो माइनस ऑफ माइनस 3b, तो 3b कितना बनेगा, 1 होगा। अगर 3b इक्वल टू 1 है तो b कितना हो जाएगा, 1/3 ना, b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। अगर b की वैल्यू 1/3 तो a की वैल्यू कितनी है, -1/3। देयरफॉर a इज इक्वल टू -1/3। इतना समझ में आ रहा है, b की वैल्यू 1/3 आ गई, b a इक्वल टू कैसे था, -b था, तो b अगर 1/3 तो a कितना होगा, -1/3। और c देखो इधर से c क्या था, -a था, और a तो -1/3 आता है, यानी कि c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया। तो a b और c की सारी वैल्यू हमारे पास आ गई, तो आई हुई वैल्यू हमें कहाँ पे पुट करनी है, मेन इक्वेशन में। मेन इक्वेशन यानी कि यहाँ पर देखो a b और c की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो देखो ये वाला पार्शियल फ्रैक्शन ये वाले फंक्शन के स्टैंड करेगा स्प्लिट किया हुआ, लेकिन ये भी फंक्शन किसके साथ हो रहा है कंपेयर में, इक्वल टू हो रहा है x/x³ +1 के साथ हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली ये मेन फंक्शन लिखेंगे, मेन फंक्शन को ऐसे स्प्लिट किया था, इसका पार्शियल फ्रैक्शन ये निकाला, जो भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये निकाला ना, जहाँ पर ए बी सी अननोन थे ए बी सी निकाल दे। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में मेन ही क्वेश्चन लिखेंगे, उसका पार्शियल फ्रैक्शन ये अंडरलाइन वाला पार्ट लिखना है, जिसमें ए बी और सी की वैल्यू आई हुई मेंशन कर देंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में मुझे कैसा लिखना होगा, लेफ्ट साइड में मेन क्वेश्चन दैट इज x/x³ +1, x/x³ +1 इज इक्वल टू ए की वैल्यू आई हुई कितनी थी, -1/3, -1/3/x+1 आएगा, -1/3/x+1 आएगा, सेंटर में प्लस था, ठीक है। उसके बाद b की वैल्यू क्या आई थी, 1/3, c की वैल्यू भी आई थी 1/3, ठीक है। तो ये 1/3x + 1/3, 1/3x + 1/3, और डिनोमीटर में क्या था, x² - x + 1 था, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफिकेशन वाला स्टेप, -1/3 साइड नीचे x + 1, न्यूमरेटर से हम लोग किसको कॉमन बाहर ले सकते हैं, 1/3 का, तो ऊपर रहेगा x + 1, ऊपर क्या रह जाएगा x + 1/3 नीचे आ गया, यहाँ पर क्या रहेगा x² - x + 1 ब्रैकेट क्लोज, और ये सेंटर लाइन था। लेफ्ट साइड में क्या क्या मेन क्वेश्चन दैट इज x/x³ +1। इतना क्लियर है। ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन, ये जो रैशनल फंक्शन दिया था उसका प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करके ये जो भी मिला है ना राइट साइड में, इसका हम लोगों ने क्या किया, सिंप्लीफिकेशन किया। देखो लेफ्ट साइड वाले फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना या फिर इंटीग्रेशन निकालना इम्पॉसिबल है, तो उसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर देते तो ये कर्ली अंडरलाइन वाला पार्ट आ जाएगा, तो उसका इंटीग्रेशन या फिर पार्शियल फ्रैक्शन करना निकालना आसान हो जाएगा हम लोग को, इंटीग्रेशन या फिर सॉरी लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना आसान हो जाएगा। सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक आखिरी क्वेश्चन ले रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, सिंप्लीफाई लिख देता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है सिंप्लीफाई व्हाट x/x² + 2x + 2, एक ब्रैकेट में लिखा है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा है, x² - 2x + 2। ये प्रॉपर फंक्शन है क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में x⁴ है और नीचे x⁴ इन टोटल पावर कितनी है, x² × x² x⁴ 4 है, यानी कि डिनोमिनेटर में x⁴ ज़्यादा है। ये प्रॉपर फंक्शन हो गया। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते वक्त लेफ्ट साइड में तो हम लोग मेन क्वेश्चन लिखेंगे, और देखो x² + 2x + 2 ये कैसे नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर क्यों, क्योंकि वहाँ पर ब्रैकेट के अंदर x⁴ कितनी है, 1 नहीं है। अगर ये 1 होती थी ब्रैकेट के अंदर x की, तो हम लोग उसको क्या कहते थे, लीनियर फैक्टर कहते थे, लेकिन ब्रैकेट के अंदर x⁴ 2 होने के कारण ये नॉन लीनियर फैक्टर हो गया। इतना क्लियर है। और नॉन लीनियर तो और सेम टर्म रिपीट भी नहीं हुआ है, तो इसके कारण ये क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटेड भी हो जाएगा। तो वही तो हेडिंग थी हमारी केस 3 में, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन को मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ वापस, x/x² + 2x + 2 लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट में x² - 2x + 2,
अब ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है, इरिड्यूसिबल है, यानी कि उनके फैक्टर नहीं आते, राइट। और ये नॉन लीनियर भी है, तो उनके कारण, नॉन लीनियर होने के कारण उनके न्यूमरेटर में कैसे लिखूंगा मैं कांस्टेंट को, ए, छोटा वाला ए ले लिया, छोटा वाला ए एक्स प्लस बी, पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस दिया, ए एक्स प्लस बी हो गया था, अभी क्या लिखेंगे हम लोग, सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ये याद रखो, सिर्फ कांस्टेंट इसी तरीके से एडजस्ट करने होते हैं, लिखने होते हैं। उसके बाद क्या लिखूंगा मैं, डिनोमिनेटर का दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। इतना क्लियर है। इतना लिखने के बाद सिर्फ अभी सिंप्लीफिकेशन स्टेप होगी, एक इमेजिनरी सर्कल लेंगे, ये जो सर्कल ले लिया, इस इमेजिनरी सर्कल में हमें क्या पुट करना है, लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर पुट करना है। क्या कहा, लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर अगर प्लेस हो जाता है तो ये टर्म यहाँ से कैंसिल होकर लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, ओनली एक्स। ए एक्स प्लस बी के साइड में क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 तो कैंसिल हो जाएगा, साइड में क्या हो जाएगा इसके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 रहेगा। लेकिन अगर ये ब्रैकेट में लिखेंगे, लेकिन देखो अगर मैं ए एक्स प्लस बी को ब्रैकेट नहीं देता तो अपना सम रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका मीनिंग, ये मीनिंग क्या बता रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 दिस ब्रैकेट इज मल्टीपल विथ ओनली बी, बट दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 ये पूरे ब्रैकेट के साथ इंटू है ना, तो यहाँ पर भी ब्रैकेट हमें देना ही चाहिए। इतना आया समझ में। सिमिलरली सेम कंसेप्ट आगे वाले टर्म के लिए अप्लाई हो गया, सी एक्स प्लस डी लिखेंगे, सी एक्स प्लस डी लिखने के बाद एक ब्रैकेट में लिखने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कौन सा टर्म, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये वाला टर्म बचेगा। इतना क्लियर हो गया। आगे देखो लेफ्ट साइड में तो एक्स रह गया, तो वो एज इट इज़ नीचे फिर से ए एक्स इस पूरे ब्रैकेट के साथ इनटू करना होगा, तो ए एक्स और ये सी एक्स प्लस डी दोनों मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। राइट साइड में जो भी मल्टीप्लिकेशन जहाँ पर भी पॉसिबल है वो वाला कर दूंगा, ए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब, ए एक्स इंटू माइनस 2x माइनस 2a एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है। ए एक्स से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 2ax। अभी बी से करना होगा, पहले ब्रैकेट को बी एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 2b कर दिया। नेक्स्ट में सी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यूब, नीचे लिख देता हूँ सी एक्स क्यूब, सी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर सी एक्स क्यूब प्लस 2c एक्स स्क्वायर प्लस 2c एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अभी प्लस 2c एक्स प्लस 2c एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर लिखा। नेक्स्ट में क्या होगा, प्लस 2dx प्लस 2dx लिखा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्लस 2d प्लस 2d। लेफ्ट साइड में x ही है, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट क्या कहा, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट हम लोग, या फिर एक्स क्यूब को बाहर ले लूँगा, ये ए एक्स क्यूब, ये सी एक्स क्यूब, और कहीं है क्या एक्स क्यूब नहीं है, तो यानी कि ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स क्यूब ए प्लस सी लिखेंगे हम लोग, और ब्रैकेट के बाहर क्या करेंगे, एक्स क्यूब को आउटसाइड ले लेंगे। इसके बाद एक्स स्क्वायर को देखेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, 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 तो प्लस दूंगा। प्लस देने के बाद माइनस 2a लिखा प्लस b लिखा प्लस 2c लिखा प्लस d लिखा, ब्रैकेट क्लोज, उनके बाहर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। इतना समझा होगा। नेक्स्ट स्टेप में x के कोफिशिएंट देखेंगे, x यहाँ पे आएगा, x यहाँ पे आएगा, x यहाँ पे आएगा और x यहाँ पे आएगा, प्लस दिया। नेक्स्ट लाइन में फिर 2a लिखा माइनस 2b लिखा प्लस 2c लिखा और प्लस 2d लिखा, ब्रैकेट क्लोज, बाहर क्या आएगा, x, ठीक है। कांस्टेंट, पहले वाली लाइन में कांस्टेंट कोई है क्या, है, अभी 2b है, और नीचे वाली लाइन में कोई कांस्टेंट है क्या, है, 2d है, प्लस क्या लिखा, 2b प्लस 2d, ठीक है। अभी हम लोग इसको इक्वेट करेंगे। लेफ्ट साइड में सिर्फ x है, क्या कहा, लेफ्ट साइड में सिर्फ x ही है, और उसका कोफिशिएंट कितना होगा, लेफ्ट साइड में आए हुए x का 1 होगा। राइट साइड में एक्स क्यूब है, लेकिन उसका कोफिशिएंट अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो राइट साइड में तो एक्स क्यूब है, कोफिशिएंट क्या है उसका a प्लस सी, कंपेयर करने पर हमें क्या पता चल जाएगा, a प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि a इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस सी। एक बात हो गई, चलो ठीक है। इसके बाद लेफ्ट साइड में कोई कांस्टेंट है क्या, नहीं है। राइट साइड में कांस्टेंट दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है, 2b प्लस 2d, इसका मतलब 2b प्लस 2d कितना होगा, 0 होगा। यही इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है, इसका मतलब b प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय अगर 2 कर देते तो b प्लस डी इक्वल टू 0 हो गया। इतना क्लियर है। लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर भी तो नहीं है, लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर भी तो नहीं है, और राइट साइड में एक्स स्क्वायर है, दिख रहा है, देखो। इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर, ये माइनस 2a प्लस b प्लस 2c
प्लस डी इज इक्वल टू ये 0 है। इसमें ऑलरेडी बी प्लस डी की वैल्यू कितनी पुट करूँगा मैं 0, ऊपर से मिल रही है ना, बी प्लस डी 0 हो जाएगा तो बचेगा कौन, बी प्लस डी 0 कंसिडर करने के बाद -2a प्लस 2c बचेगा, राइट, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अभी देखो -2a प्लस 2c, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी दिख रही है यहाँ पर -c, तो ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे -c पुट कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये -2c हो जाएगा ना, 2c प्लस 2c इज इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा फिर ये 4c हो जाएगा, 4c इक्वल टू 0। अगर 4c इक्वल टू 0 होता है तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 0 के नीचे जाएगा तो c की वैल्यू 0 होगी। अगर c 0 होगा तो a भी तो 0 होगा, क्योंकि a इज इक्वल टू -c, देयरफॉर a इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये दो वैल्यूज आ गई, a 0 और c भी 0। इतना क्लियर है, ये a 0 हो गया और c भी 0 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखो, x का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में है, क्या कहा, x का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में वो कितना है, 1 है। यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट कुछ ना कुछ दिया है तो वो लिख दूंगा मैं। वो क्या क्या लिखना है मुझे, 2a माइनस 2b प्लस 2c प्लस 2d इक्वल टू 1 रहेगा। 1 क्यों लिखा, क्योंकि लेफ्ट साइड में x का कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि लेफ्ट साइड में x है ना आया हुआ, तो ये x का कोफिशिएंट 1 होगा। वो आया हुआ 1 कोफिशिएंट मैं इस वाली ब्रैकेट के साथ कंपेयर करूंगा, इसके कारण लास्ट स्टेप में हम लोगों ने उसी तरीके से एक स्टेटमेंट लिखी, 2a माइनस 2b प्लस 2c प्लस 2d इज इक्वल टू 1। इसमें हमें क्या पता चला है ऑलरेडी, a और c कैसे 0 है, तो बचेगा कौन, -2b प्लस 2d इज इक्वल टू ये 1 बचेगा। a और c तो 0 थे ना, तो -2b प्लस 2d इज इक्वल टू 1 बचेगा। अभी यहाँ पे देखना, इस वाले इक्वेशन को मैं डिवाइड बाय अगर 2 कर देता तो क्या रहेगा, ये इस वाले इक्वेशन को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते तो ये क्या हो जाएगा, -b प्लस डी इज इक्वल टू 1/2 होगा ना, 1/2 होगा। देखो ये अंडरलाइन किया हुआ इक्वेशन दैट इज -b प्लस डी इक्वल टू हाफ, और ये वाला इक्वेशन b प्लस डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग ऐड करते तो क्या कैंसिल हो जाएगा, प्लस b माइनस b कैंसिल, d प्लस डी कितना होगा, 2d होगा, और इक्वल टू में कितना होगा, हाफ होगा, ठीक है। इसको रोमन में लिखा 1, इसको रोमन में लिखा 2, एडिंग 1 एंड 2 लिख देता हूँ, डायरेक्टली लिख दूँगा मैं, d प्लस डी 2d इक्वल टू कितना आएगा 1/4, एडिंग लिख देता हूँ मैं, एडिंग 1 एंड 2 क्या मिलेगा, 2d इक्वल टू कितना मिला था, 1/2 मिला था। तो ये क्या बता रहा है हम लोग को, d की वैल्यू कितनी दे रहा है, ये 1/4, d कितना आया 1/4। अगर d की वैल्यू 1/4 है तो b की वैल्यू कितनी होगी, क्या कहा, d की वैल्यू अगर 1/4 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/4। ये d सिंपली राइट साइड में चला जाएगा, b की वैल्यू क्या होगी, -1/4। तो b कितना मिला हमें, -1/4। इतना क्लियर हो गया। तो देखो a और c 0 आए थे, b और d की भी वैल्यू मिल चुकी है, तो आए हुए वैल्यूज़ हम लोग को कहाँ पे पुट करने होंगे, मेन क्वेश्चन में। तो सेम क्वेश्चन वापस एक बार फिर से लिखा जाएगा। देखो मेन क्वेश्चन ये था ना, फिर x/x² + 2x + 2 दूसरे ब्रैकेट में x² - 2x + 2, a 0 है c 0 है, तो उनको लिखना ही नहीं है। b की वैल्यू क्या आई थी, -1/4 x² + 2x + 2, d की वैल्यू क्या आई थी 1/4 ब्रैकेट में अपॉन में सॉरी x² - 2x + 2, यही लिखना है ना, यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो लेफ्ट साइड में क्या, मेन क्वेश्चन दैट इज x/x² + 2x + 2, यहाँ पर x² - 2x + 2, ठीक है। ये s दिख रहा है, x है x, ठीक है। इतना हो गया क्लियर। इक्वल टू a और c 0 होने के कारण उनको नहीं लिखना है। b की वैल्यू -1/4 आई थी, -1/4 लिखी, अपॉन में उसके अपॉन में आया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज x² + 2x + 2 प्लस d की वैल्यू 1/4, उसके नीचे आया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 2x + 2। ये जो फंक्शन अभी हम लोगों ने लिखा है ना लेफ्ट साइड का, ये जो भी फंक्शन लिखा है, रैशनल फंक्शन लिखा है, इसका अगर मुझे इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो उसके लिए उसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड ही यूज़ करनी होगी। दूसरे तीसरे तरीके से उसको हम लोग सॉल्व ही नहीं कर सकते, समझा। तो इसके लिए इंटीग्रेशन निकालने के लिए या फिर इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए या फिर और भी कोई अगर दूसरे ऑपरेशन हो रहे हैं जहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन की ज़रूरत होती है तो
पार्शियल फ्रैक्शन मेथड कैसे यूज़ की जाती है या फिर उसको कैसे करना होता है वो हमें पता होना चाहिए। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से रैशनल फंक्शन को सिंप्लीफाई अगर करना है तो उसके अंदर 4 केसेस होगी। चारों में से पहले केस कौन सी होती है? व्हेन द फैक्टर्स आर लीनियर एंड नॉन रिपीटेड। सेकेंड केस क्या होती है? व्हेन द फैक्टर्स आर लीनियर एंड रिपीटेड। अभी के केस में, आज के केस में हम लोगों ने क्या सीखा? व्हेन द फैक्टर्स आर नॉन लीनियर और नॉन रिपीटेड। इसके बाद और एक केस आएगी, उस केस में फैक्टर कैसे रहेंगे? नॉन लीनियर होंगे लेकिन रिपीटेड भी होंगे, ठीक है। तो वो उसके ऊपर के सम्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर इस यहाँ पर आज के लेक्चर्स में मैंने जो भी सम्स लिए या फिर न्यूमेरिकल्स लिए, उसमें अगर किसी को डाउट है या फिर किसी कंसेप्ट में डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।